नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है इसमें जो प्रश्नोत्तरी है वह प्रगतिवाद से संबंधित है। इससे पहले की वीडियो में हमने द्विवेदी युग के प्रश्नोत्तर हल किए थे। यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देखिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है मेरा, प्रगतिवाद का उदय कब हुआ? तो समय याद रखना में बहुत महत्वपूर्ण है, और समय है सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ। दूसरा प्रश्न है, प्रगतिवाद का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रगतिवाद का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था लखनऊ में। और कब हुआ था? तो अप्रैल 1936 में। तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं पीछे के परीक्षाओं में। तो प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे मुंशी प्रेमचंद जी। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद का नारा क्या था? तो प्रगतिवाद का नारा था, साहित्य समाज का दर्पण है तथा कला जीवन के लिए है। ये पंक्तियां याद रखनी है हमें कि साहित्य समाज का दर्पण है तथा कला जीवन के लिए है। प्रगतिवाद किस साहित्यिक धारा के विरोध में आया था? तो प्रगतिवाद छायावाद के रहस्यवाद और कल्पनावाद के विरोध में आया था। तो यह भी हमें याद रखना है। आगे प्रश्न है हमारा, प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? तो प्रगतिवाद का मुख्य जो आधार है वो है यथार्थवाद और समाजवाद। प्रगतिवाद किन विचारधाराओं से प्रभावित था? तो प्रगतिवाद की जो रचनाएं हैं उससे हमने देखा कि प्रगतिवाद जो है वो किन विचारधाराओं से प्रभावित है? तो वह मार्क्सवाद और समाजवाद की विचारधारा से प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं। तो मार्क्सवाद और समाजवाद की विचारधारा से प्रभावित है। आगे प्रश्न है हमारा, प्रगतिवादी साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जो प्रगतिवादी साहित्यकार थे उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो उनकी रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य था समाज में व्याप्त अन्याय, शोषण, गरीबी आदि का यथार्थ चित्रण करना। उस समय जो परिस्थितियां थी उन्हें अपनी कविताओं में यथार्थ रूप में चित्रित करना मुख्य उद्देश्य था प्रगतिवाद के साहित्यकारों का। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवाद का संबंध किस आंदोलन से है? तो प्रगतिवाद का जो संबंध है वह है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और समाजवादी आंदोलन से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवाद का घोषणा पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो प्रगतिवाद का घोषणा पत्र जो प्रकाशित हुआ था वह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था और लंदन से सज्जाद जहीर जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन कौन थे? इन कवियों को याद करके रखना बहुत आवश्यक है कि किस काल के कौन कौन से प्रमुख कवि थे। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि थे वो हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी। अगला प्रश्न है हमारा, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? इससे भी संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन की एक प्रमुख प्रगतिवादी कविता बताएं। तो प्रगतिवादी जो उनकी नागार्जुन की प्रमुख कविता है वह है भोजपुर की धरती। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिलोचन की कविता की क्या विशेषता है? तो त्रिलोचन की कविता की विशेषता है जनजीवन और किसान जीवन का चित्रण, जो कि हम कहाँ देखते हैं? त्रिलोचन की कविताओं में देखते हैं कि उसमें जनजीवन और किसान जीवन का चित्रण है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख कविता कौन सी है? इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख कविता कौन सी है? तो वह कविता है हे मेरी तुम। और यह कविता भी दे दी जाती है प्रश्नों में। मैंने प्रश्न पत्र जो देखे कि उसमें कविता दे दी गई है कि यह मेरी तुम, यह रचना किसकी है? तो हमें दोनों प्रकार से याद रखना है कि यह कविता केदारनाथ अग्रवाल की है। और हे मेरी तुम के
कौन है रचनाकार? तो केदारनाथ अग्रवाल है। तो दोनों प्रकार से हमें इस प्रश्न को याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, वह तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तो ये वह तोड़ती पत्थर यह कविता सुमित्रा नंदन पंत जी की है और यह प्रगतिवादी संवेदना की ओर उनका झुकाव है। यह इनकी रचना से पता चलता है हमें। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, धरती काव्य संग्रह किसका है? तो धरती काव्य संग्रह किसका है? नागार्जुन जी का है। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन की सभी रचनाओं को याद करके रखना है, सभी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, मुक्तिबोध किस साहित्यिक धारा से जुड़े थे? तो मुक्तिबोध प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों से ही जुड़े हुए उनकी हमें रचनाएं मिलती हैं। तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा, नागार्जुन को किस उपनाम से जाना जाता है? तो नागार्जुन के कई नाम हैं, वो भी हमें याद रखना है। और किस उपनाम से जाना जाता है? तो वह है जनकवि। पिपासा कविता किस कवि की है? तो पिपासा कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद में साहित्य का आधार क्या माना गया है? तो प्रगतिवाद में साहित्य का आधार माना गया है समाज का यथार्थ जीवन। समाज का जो यथार्थ जीवन था उसी को लेकर साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं रची हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कविताओं में किस वर्ग के जीवन का चित्रण प्रमुख है? तो किस वर्ग के जीवन का प्रमुख चित्रण है? तो वह है किसान, मजदूर और शोषित वर्ग, जो उस समय के शोषित वर्ग थे उनकी है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद में भाषा कैसी थी? तो प्रगतिवाद की जो भाषा थी वह सरल, सहज और जनभाषा के निकट, मतलब ऐसी भाषा थी कि लोगों को समझ में आ सके, इस प्रकार से जनभाषा थी। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवियों ने किस चीज का विरोध किया? तो प्रगतिवादी कवियों ने रहस्यवाद, कल्पनावाद और पलायनवाद का विरोध किया। छायावाद के विरोध में ही प्रगतिवाद का जन्म हुआ था, क्योंकि छायावाद में रहस्यवाद, कल्पनावाद था, तो उसी के विरोध में ही प्रगतिवाद का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो प्रगतिवादी काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वह है यथार्थवाद, सामाजिक संघर्ष, क्रांति की चेतना। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवादी कवियों ने किनके प्रति सहानुभूति दिखाई है? तो जो प्रगतिवादी कवि थे उन्होंने अपनी रचनाओं में किसके प्रति सहानुभूति दिखाई है? तो वो है शोषित, दलित और निर्धन वर्ग। मतलब उस समय की जनता जो शोषित जनता थी, दलित जनता थी और निर्धन जनता थी, निर्धन वर्ग था, उन वर्गों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवाद को किस साहित्यिक धारा का विपरीत ध्रुव कहा जाता है? तो किस साहित्यिक धारा का विपरीत ध्रुव है? तो वह है छायावाद का, क्योंकि छायावाद में जैसे कल्पना था, रहस्यवाद था, उसी के विरोध में प्रगतिवाद का उद्भव हुआ है, तो वह उनके विरोध में है। अगला प्रश्न हमारा, कला जीवन के लिए यह विचार किस धारा का है? तो कला जीवन के लिए है, यह विचारधारा प्रगतिवाद का है। अगला प्रश्न हमारा, प्रगतिवाद ने भारतीय साहित्य में क्या जोड़ा? तो प्रगतिवाद ने भारतीय साहित्य में यथार्थ चेतना और सामाजिक प्रतिबद्धता को जोड़ा है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवादी काव्य का प्रमुख शिल्प क्या है? तो प्रमुख शिल्प जो है वो है कथात्मक शैली और यथार्थ चित्रण। अगला प्रश्न हमारा, प्रगतिवाद के प्रमुख आलोचक कौन थे? आलोचकों में आपको पता है प्रसिद्ध जो सबसे प्रमुख हैं वो है रामविलास शर्मा जी। तो प्रगतिवाद के प्रमुख आलोचक कौन है? तो है रामविलास शर्मा। प्रगतिवाद और संस्कृति किसकी कृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है प्रगतिवाद और संस्कृति, या किसकी कृति है? तो यह है रामविलास शर्मा जी की। रामविलास शर्मा की आलोचना का मुख्य आधार क्या था? तो मुख्य आधार रहा उनका ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसे हम मार्क्सवाद भी कहते हैं। तो उनकी आलोचना का मुख्य आधार रहा मार्क्सवाद। भारतीय साहित्य की भूमिका किसकी कृति है? यह रचना भी महत्वपूर्ण है। रामविलास शर्मा की जो भी रचनाएं हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और वो सभी हमें याद रखनी है।
तो भारतीय साहित्य की भूमिका किसकी कृति है? तो वह रामविलास शर्मा जी की। प्रगतिवाद के आलोचकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रगतिवाद के आलोचकों का मुख्य उद्देश्य था साहित्य को सामाजिक संघर्ष और यथार्थ जीवन से जोड़ना। प्रगतिवाद के जो साहित्यकार थे उनकी रचनाओं का उद्देश्य यही था कि उसमें अपनी रचनाओं में वो जो यथार्थ जीवन है, सामाजिक चित्रण है, उसे प्रस्तुत करें, उसके प्रति लिखें। तो साहित्य को सामाजिक संघर्ष, जो समय संघर्ष जनजीवन में चल रहा था, निम्न वर्ग और निर्धन वर्ग से जोड़ना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साहित्य से जोड़ सके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस आलोचक ने प्रगतिवाद को साहित्य का क्रांतिकारी आंदोलन कहा है? तो किसने कहा है यह? रामविलास शर्मा जी ने। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां किसकी आलोचना है? तो उस समय के प्रमुख आलोचक में नामवर सिंह भी आते हैं। तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां किसकी आलोचना है? तो है नामवर सिंह की। प्रगतिवाद में आलोचना का मुख्य सूत्र क्या था? तो प्रगतिवाद में आलोचना का मुख्य सूत्र जो था वो था साहित्य और समाज का गहरा संबंध। अगला प्रश्न है हमारा, ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रगतिवाद से संबंधित प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं लगभग। और आगे बढ़ते हैं। आलोचना और प्रगतिवाद पुस्तक किसकी है? तो आलोचना और प्रगतिवाद जो पुस्तक है वो है रामविलास शर्मा जी की। नामवर सिंह ने प्रगतिवाद को किससे जोड़ा है? तो नामवर सिंह ने प्रगतिवाद को समाजवादी चेतना और यथार्थवाद से जोड़ा है। अगला प्रश्न हमारा, प्रगतिवाद में किस विधा को विशेष बल मिला है? तो प्रगतिवाद में कहानी और उपन्यास को विशेष बल मिला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम उपन्यास के कुछ प्रश्न देखेंगे। गोदान उपन्यास किस धारा का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये तो हमें पता है कि गोदान उपन्यास जो है वह मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है, लेकिन किस धारा का श्रेष्ठ उदाहरण है? वह है प्रगतिवाद का। और गोदान उपन्यासकार के लेखक कौन है? तो मुझे लगता है यह प्रश्न तो सभी को पता होगा कि गोदान उपन्यासकार कौन है। गोदान उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं तो हमें याद रखनी है, चाहे कहानी है, चाहे नाटक है, चाहे उनके उपन्यास हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आंसू और निर्मला उपन्यास किस लेखक की प्रगतिवादी रचना है? ठीक है, तो आंसू और निर्मला जो उपन्यास है, उपन्यास की बात हो रही है, आंसू और निर्मला उपन्यास किसकी रचना है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद की। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के श्रेष्ठ कहानीकार कौन है? तो प्रगतिवाद के श्रेष्ठ कहानीकार भी कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। कफन कहानी किसकी है? तो कफन कहानी प्रेमचंद की है और यह कहानी बहुत ही मार्मिक है, पढ़नी ही चाहिए सभी को। यदि नहीं पढ़ी है आप लोगों ने तो अवश्य पढ़िएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यशपाल किस धारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं? तो यशपाल प्रगतिवाद के प्रमुख उपन्यासकार हैं। दिव्या उपन्यास किसका है? दिव्या उपन्यास यशपाल जी का है। अगला प्रश्न हमारा, भीष्म सायनी किस धारा से जुड़े थे? तो भीष्म सायनी प्रगतिवाद से जुड़े थे और इनके उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तमस उपन्यास किस लेखक का है? तो तमस आपको पता है भारत और पाक विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है और बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो इससे संबंधित सभी प्रश्न हमें याद रहने चाहिए। तो तमस उपन्यास भीष्म सायनी का है। अगला प्रश्न हमारा, प्रगतिवादी धारा का सर्वश्रेष्ठ नाटककार कौन है? तो प्रगतिवादी धारा का सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न हमारा, प्रेमचंद का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो मैंने जैसे कि बताया प्रेमचंद से संबंधित नाटक, कहानी, उपन्यास सभी हमें याद होने चाहिए। तो प्रेमचंद का जो प्रसिद्ध नाटक है वह है करबला। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, संगीत और रंगमंच में प्रगतिवादी दृष्टि का विकास किस काल में हुआ? तो वह हुआ है 1940 में, 1940 के बाद माना जाता है। अगला प्रश्न है, नाट्य विधा में प्रगतिवाद का उद्देश्य क्या था?
तो नाट्य विधा में प्रगतिवाद का उद्देश्य था सामाजिक अन्याय और शोषण का यथार्थ चित्रण। मतलब प्रगतिवादी जो थे वो चाहे नाटक हो, उपन्यास हो, हमें प्रेमचंद जी की भी कहानी, उपन्यास, नाटक सभी में देखने को मिलता है कि जो सामाजिक अन्याय था और जो शोषण था उसके विरोध में या उसका यथार्थ चित्रण ही उनका उद्देश्य रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, आधे अधूरे नाटक किस लेखक का है? तो आधे अधूरे नाटक जो है मोहन राकेश का है। हालांकि यह नई संवेदना की ओर थोड़ा सा जाता है, उस तरफ भी झुकाव है इसका, किंतु इसे हम प्रगतिवाद में भी लेते हैं। अगला प्रश्न है, IPTA इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का संबंध किस धारा से है? तो यह है प्रगतिवाद से। और अगला प्रश्न है हमारा, IPTA की स्थापना कब हुई? तो 1943 में हुई थी। IPTA का उद्देश्य क्या था? तो IPTA का उद्देश्य था नाटक, गीत और कला के माध्यम से समाजवादी चेतना का प्रसार करना। IPTA से जुड़े प्रमुख लेखक कौन थे? तो वो लेखक थे सज्जाद ज़हीर, कैफी आजमी, हबीब तनवीर। गांव का आदमी नाटक किस लेखक का है? तो गांव का आदमी नाटक जो है उसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे महत्वपूर्ण 60 प्रश्न हो गए और आगे बढ़ते हैं हम। प्रगतिवादी कविता में किस प्रकार की भाव भूमि मिलती है? तो सामाजिक विषमता, वर्ग संघर्ष, किसान मजदूर का जीवन। आगे बढ़ते हैं, अंधेरे में कविता किसकी है? तो अंधेरे में जो कविता है यह मुक्ति बोध की है और यह लंबी कविता में आती है। तो ये भी याद रखेंगे, कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि अंधेरे में कविता किस प्रकार की कविता है? तो एक लंबी कविता है जो कि मुक्ति बोध की है। मुक्ति बोध की कविता की विशेषता क्या है? तो मुक्ति बोध की कविता की विशेषता है वैचारिक गहराई और सामाजिक यथार्थ का तीखा चित्रण। उन्होंने अपनी रचनाओं में वैचारिक गहराई से उनके चित्रण किया है और सामाजिक यथार्थ का तीखा चित्रण किया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवाद के जो पत्र पत्रिकाएं हैं उससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। हंस पत्रिका में प्रगतिवादी कविता को किसने बढ़ावा दिया? तो हंस पत्रिका में प्रगतिवादी कविता को बढ़ावा देने वाले जो कवि हैं वो लेखक हैं, वो हैं प्रेमचंद्र जी। अगला प्रश्न है, धरती काव्य संग्रह किस कवि का है? तो धरती काव्य संग्रह है नागार्जुन का। अगला प्रश्न है, मैं भीग रहा हूँ कविता किस कवि की है? तो मैं भीग रहा हूँ कविता केदारनाथ अग्रवाल जी की है। आगे बढ़ते हैं, तुमुल कोलाहल कलिकाल कविता किसकी है? तुमुल कोलाहल कलिकाल कविता किसकी है? तो यह नागार्जुन की है। त्रिलोचन की कविताओं की विशेषता क्या है? तो लोक जीवन और किसान मजदूर की संवेदनाएं। पथ के गीत कविता संग्रह किसका है? तो पथ के गीत कविता संग्रह किसका है? त्रिलोचन का है। नए खेत कविता संग्रह किस कवि का है? तो नए खेत कविता संग्रह की बात हो रही है, ध्यान रखिए, रामविलास शर्मा जी का है। ये उस युग की कविताओं के विषय में बात कर रहे थे हम। आगे बढ़ रहे हैं, प्रगतिवाद को बढ़ावा देने वाली प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो प्रगतिवाद को बढ़ावा देने वाली जो प्रमुख पत्रिका है वह है हंस। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये महत्वपूर्ण वीडियो 100 प्रश्नों का रहता है और इसे बनाना इतना आसान भी नहीं। मैं भी प्रश्नों को ढूंढती हूँ और सिर्फ एक किताब से नहीं, 2-3 किताबें रखकर पहले प्रश्नों को ढूंढती हूँ और मुझे जो लगता है कि हाँ ये आवश्यक है। कई बार बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, हमें लगता है बहुत आसान है, लेकिन वो संबंधित जब हम यूँ ही छोड़ देते हैं उन प्रश्नों को, लेकिन जब प्रश्न पत्र में उन्हीं प्रश्नों को देखते हैं तो हम सोचते हैं शायद एक बार पढ़ लिया होता। तो इसलिए इसमें आसान भी प्रश्न हैं और कुछ कठिन प्रश्न भी हैं और पूरे युग से संबंधित है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न। तो इन्हें एक तरीके का शॉर्ट रिवीजन भी हो जाता है हमारा। तो ये महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखला है और इसका रिवीजन करते रहें इस प्रकार से। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, आखिर क्यों पत्रिका किस आंदोलन से जुड़ी थी?
तो आखिर क्यों पत्रिका प्रगतिवाद के आंदोलन से जुड़ी थी? अगला प्रश्न है, जनयुग पत्रिका किस धारा से संबंधित है? तो जनयुग पत्रिका प्रगतिवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, नया पथ पत्रिका किस धारा की थी? तो नया पथ पत्रिका प्रगतिवाद की। अगला प्रश्न है, विपक्ष पत्रिका किसकी थी? तो विपक्ष पत्रिका नामवर सिंह की थी। नई दुनिया पत्रिका का संबंध किससे है? तो प्रगतिवाद विचारधारा से है नई दुनिया पत्रिका का संबंध। अगला प्रश्न है, सज्जाद जहीर किस पत्रिका से जुड़े थे? तो सज्जाद जहीर जो है वह नया अदब, जो कि उर्दू में प्रकाशित होता था, उस पत्रिका से जुड़े हुए थे, नया अदब। अगला प्रश्न है हमारा, हंस का प्रगतिवादी स्वरूप कब स्पष्ट हुआ? तो हंस का प्रगतिवादी जो स्वरूप है, हंस पत्रिका के विषय में बात हो रही है, तो 1936 के बाद स्पष्ट हुआ उसका स्वरूप क्यों प्रगतिवादी है। प्रगतिवाद की पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रगतिवाद की पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य वही था जो उस समय के साहित्यकारों का उद्देश्य था, समाजवादी विचारधारा और यथार्थ चेतना का प्रसार करना। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवाद किस अंतरराष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित था? तो प्रगतिवाद रूसी समाजवादी क्रांति से प्रभावित था। प्रगतिवाद का संबंध भारत में किस आंदोलन से था? तो प्रगतिवाद का संबंध भारत के किस आंदोलन से था? स्वतंत्रता संग्राम और किसान आंदोलन से। प्रगतिवाद का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो याद रखना है 9-10 अप्रैल 1936। प्रगतिवाद के अंतर्राष्ट्रीय सूत्रधार कौन थे? तो थे मैक्सिम गोर्की। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवादी आंदोलन के प्रमुख उर्दू साहित्यकार कौन थे? तो उस समय के जो प्रमुख उर्दू साहित्यकार थे वो थे सज्जाद जहीर, फिराक गोरखपुरी, मखदूम मोहिउद्दीन। प्रगतिवाद के कवियों ने किस प्रकार की संस्कृति का समर्थन किया? तो किस प्रकार की संस्कृति का समर्थन किया उन्होंने? राष्ट्रीय और जनवादी संस्कृति का समर्थन किया। प्रगतिवाद में किस वर्ग के शोषण को उससे अधिक चित्रित किया गया? मतलब किस वर्ग के शोषण को सबसे ज़्यादा अधिक चित्रित किया गया? तो किसान और जो मजदूर वर्ग थे। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का नारा क्या था? तो प्रगतिवाद का नारा था कला जीवन के लिए। तो हमें ये लाइन याद रखना है, हमें यह नारा याद रखना है कि प्रगतिवाद का जो नारा था वह था, उनका जो स्लोगन था वो क्या था, नारा क्या था? कला जीवन के लिए। प्रगतिवाद की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो साहित्य को समाज से जोड़ना। जैसे छायावाद में जो कवि थे वो कल्पनाओं से जुड़े हुए थे और रहस्यवाद से जुड़े हुए थे, लेकिन जो प्रगतिवाद आया तो उस समय के जो साहित्यकार थे उन्हें साहित्य को समाज से जोड़ना उनका मुख्य उद्देश्य रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवाद के आलोचकों ने किसे उसकी कमजोरी बताया? तो प्रगतिवाद के आलोचकों ने राजनीतिक विचारधारा का अत्यधिक निर्भरता बताया। इसकी कमजोरी क्या थी? कि राजनीतिक विचारधारा पर अधिक निर्भरता। प्रगतिवाद का घोषणा पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो वह लंदन में प्रकाशित हुआ था। गोदान किस वर्ग प्रकाशित हुआ? तो गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवाद की स्थापना किसने की थी? तो प्रगतिवाद की जो स्थापना की थी वह था सज्जाद जहीर और उनके साथियों ने। रक्त और पसीना किसका उपन्यास है? तो यह है यशपाल का। झूठा सच किसका उपन्यास है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और इससे संबंधित मैंने जो प्रश्न पत्र है उसमें भी देखा कि यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो झूठा सच किसका उपन्यास है? तो यह है यशपाल जी का। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का वास्तविक नाम क्या था? तो मुक्तिबोध का वास्तविक नाम जो था वह था गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है हमारा, अंधेरे में लंबी कविता किस धारा का उदाहरण है? तो अंधेरे में लंबी कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का उदाहरण है। त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? तो त्रिलोचन का पूरा नाम त्रिलोचन शास्त्री था। अगला प्रश्न है हमारा, विपक्ष पत्रिका किस वर्ष आरंभ हुई? तो विपक्ष पत्रिका 1969 में आरंभ हुई थी।
अगला प्रश्न हमारा, और यह आज की वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है। ये महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हमने पूरे किए। अगला प्रश्न हमारा, प्रगतिवाद के कवियों ने साहित्य को किससे जोड़ा? तो समाज और जीवन के वास्तविक समस्याओं से। तो कुल मिलाकर जो प्रगतिवाद रहा वह छायावाद के विरोध में, जो छायावाद के जो साहित्यकार थे, जो कल्पनाशील थे, जो रहस्यमयी कविताएं लिखते थे, उसी के विरोध में प्रगतिवाद के जो साहित्यकार थे उनका उद्भव हुआ, और उन्होंने साहित्य को समाज से जोड़ा, सामाजिक समस्याओं से जोड़ा, वास्तविक जीवन से जोड़ा। लोगों के जो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग थे, जो शोषित वर्ग थे, उनसे जोड़ना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण हमारे 100 प्रश्न। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें। धन्यवाद।